बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच और प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। इनके अलावा उज़्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, वो भी मौजूद होंगी। तो आज के प्रोग्राम के हवाले से बात करें कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो अक्टूबर है, आज 20 और चंद ही घंटों के बाद 21 अक्टूबर हो जाएगी। कल यानी 21 अक्टूबर को साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और उनकी वापसी पर बाकायदा जलसा मीनार पाकिस्तान में तैयार है और उस जलसे के इंतजामात भी तकरीबन मुकम्मल दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल एक तरफ ये सूरत हाल है और दूसरी तरफ दुनिया में बदलती हुई सूरत हाल पर भी बात करेंगे। सबसे पहले ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली साहब आपकी तरफ आते हैं। कल 21 अक्टूबर है, मुल्की हालात, इलेक्शन, जो ग्राउंड्स बनाए जा रही थी, जो ग्राउंड्स बनाने की बात हो रही थी, जिसे लेवल प्लेइंग फील्ड कहा जा रहा था, वो तकरीबन सर मुकम्मल हो चुकी है या अभी कुछ बाकी है? नहीं नहीं, ये तो कल पाकिस्तान की तारीख का बहुत स्याह तरीन दिन है। मैं कहूँगा कि एक ऐसा शख्स जो मुजरिम है, जिसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे, याद रखिएगा, तो शाहाना केस में और उसके बाद एवन फील्ड अल अजीज़िया में, ये ग्राउंड रियलिटीज़ हैं। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं जो ढकी छुपी है। उसको जिस तरह 3 मिनटी ज़मानत दी गई है, इससे आप पाकिस्तान के सिस्टम का और पाकिस्तान के अंदर जो हवास का जो ट्रीटमेंट है, यही क्या अगर एक आम आदमी का केस होता और वो अदालतों में ज़मानत के लिए जाता है या चीज़ें होती है, तो उनको किस तरह ट्रीट किया जाता है। तो ये जो फ़र्क आज आपने देखा, कल आपने देखा कि जनाब तेज़ तरीन तरीके से ज़मानत तो तीनों में, अब इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये बड़ा, मैं कहूँगा, बड़ा अफसोसनाक मामला है। लेकिन बाहर पाकिस्तान है, अगर यहाँ पे रजीम चेंज करके अमेरिका जो है एक हुकूमत इम्पोज कर सकता है, तो इस मुल्क में अब आप क्या मेरिट की बात करेंगे या क्या इंसाफ की बात करेंगे। जो होगा उसके साथ लोग चले देखेंगे उसको, और उसको देख के यही कहेंगे कि भाई इस तरह की चीज़ें अगर आपने करनी है, तो ये एक गरीब आदमी के, एक आम आदमी के, एक आम मुजरिम के, एक आम मुलजिम के, मैंने तो नहीं देखा अभी तक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स जिसको सज़ा हुई हो, वो उसके बायोमेट्रिक ना हुए हो, वो पाकिस्तान के अंदर उसने लैंड ना किया हो, बाहर की सरजमीन पे वो रह रहा हो और उसको इस किस्म की फैसिलिटीज़ मुहैया की जाएं और उसमें कोई टाइम भी ना लिया जाए। राइट। तो एक अजीब सा अजीब सी सूरत हाल है ब्रिगेडियर साहब, बिल्कुल बजाव फरमा रहे हैं। गज़नफ़र साहब, रहनुमा नून लीग उज़्मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं क्या तैयारियां हैं कल के जलसे के हवाले से और इस्तकबाल की क्या क्या तैयारियां हैं, क्योंकि गुलपाशी का भी सुना है इंतज़ाम किया गया है। उज़्मा कारदार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। मैडम, क्या तैयारियां हैं कल के लिए? जरा बात सुन रही थी और मुझे बड़ी हैरानगी हो रही थी कि एक हिफाजती बेल मियां नवाज शरीफ को क्या मिल गई है। इनको वो सारी, वो जो 1.5 मिनट के अंदर अंदर 13 हिफाजती बेल्स इमरान खान को दी गई थी, वो मेरे ख्याल में इनका थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो गया, इनको सब कुछ भूल गया है। और वो भी भूल गया है कि किस तरह जज साहिबान ने कहा नहीं नहीं खान साहब, आपको अंदर कोर्ट में भी आने की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी में आ जाते हैं, वही साइन कर लें, यहाँ नहीं कर सकते, हम जमान पास चले जाते हैं, वहाँ साइन कर लें आप। और वो भी इनको याद नहीं आता कि जब ये इश्तेहारी कई कई दफा, मैं तो काउंट ही भूल गई हूँ, दर्जनों दफा पुलिस गई कोर्ट ऑर्डर्स लेके खास साहब को अरेस्ट करने के लिए, और किस तरह से उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंके गए जमान पास में, किस तरह से उनकी गाड़ियां जलाई गई, किस तरह से उनको जख्मी किया गया। तो वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, क्या आईन की पासदारी हो रही थी, क्या कानून की पासदारी हो रही थी। तो ये सारी बातें जो है, ये लोग इतने बेवकूफ नहीं है, सबको पता है कि क्या हो रहा था और ठीक, बदयाली उज़्मा कैंप में कारदार क्या साहिबा, नहीं हो रहा था। तो आपका पॉइंट आ गया। अब जी, हाँ, अब तैयारियां मैं कल आप की क्या हैं? अब मैं तैयारियों की बात, तैयारियां इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है सबसे बड़ी और सबसे मुतहर्रिक और सबसे मुनज़्ज़म जमात बन के उभर रही है पाकिस्तान में। पूरे पाकिस्तान से काफिले जो हैं वो रवां दवां हैं लाहौर की तरफ, मीनारे पाकिस्तान की तरफ, अपने कायद को वेलकम करने के लिए। और कराची से जो है ट्रेन आ रही है, गिलगित बल्तिस्तान से, आजाद कश्मीर से, केपी से, ठीक। पूरे पंजाब से।
आप यकीन करें कि यूसी लेवल तक और हमारे जो विंग्स हैं उनको मरियम नवाज साहिबा ने उनमें नई रूप फूंकी है, क्योंकि उनको नए सिरे से रिस्ट्रक्चर किया है। हमारा यूथ विंग, आपने कल देखा होगा जो हमारा तराना जो है वो लॉन्च हुआ था, किस तरह से वो जज्बा और जुनून था। और फिर हमारी खवातीन का विंग जो है, आज कल आप देखेंगे किस तरह से ठाठे मारता हुआ समुद्र खवातीन का और यूथ का होगा, जिसके जो पीटीआई कहती थी कि ये हमारा फ्रंट फेस है। अब वो जमाने गए, अब ये फ्रंट फेस पीएमएल-एन का बन चुका है। यानी ग्रेटर इकबाल पार्क को भरने जा रही है कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, और गालिबन जिस तरह से दावा किया जा रहा है शायद लोग बाहर भी मौजूद हों। बहरहाल बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है। बयानिया क्या आप इकबाल पार्क की बात कर रहे हैं, मैं कहती हूँ कि लाहौर की सारी सड़कें भी भर जाएंगी। अच्छा, इतना बड़ा कल जलसा होने जा रहा है, इसकी आपको मिसाल नहीं पहले मिलेगी। ठीक। अच्छा, ये बताइएगा बयानिया क्या देने जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब उन तमाम कारकुनान को जो उनका वालेहाना इस्तकबाल करने के लिए वहां मौजूद हैं, और बाकी पाकिस्तानियों को अगर वो इलेक्शन जीत जाते हैं जिस कैंपेन पे वो आ रहे हैं? देखें, मियाँ साहब जो हैं 4 साल जो जिलावतनी उन्होंने गुजारी है, उन्होंने अपने दिल पे पत्थर रख के गुजारी है, क्योंकि उनका दिल जो है वो अपने अवाम के लिए धड़कता है। वो उनको इतनी तकलीफ में वो रहे हैं 4 साल, जब उन्होंने अपने लोगों की तकलीफ का सुनते थे। गरीब की 2 वक्त की रोटी जो पूरी नहीं होती थी, उसकी वजह से उनको बहुत सदमा होता था। वो यहाँ पे आ रहे हैं ताकि जहाँ तरक्की का सफर रुका था वहीं से वो तरक्की का सफर जो है दोबारा शुरू होगा। इकट्ठे मिल के महंगाई का मुकाबला करना है, तालीम और सेहत और नौकरियां, ये सारी चीजें जिससे अवाम की जिंदगी में बेहतरी आ सकती है। और एक स्लोगन है और वो ये है, अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी इज द बेस्ट रिवेंज। मियां साहब का सारा फोकस जो है वो मईशत को बहाल करने पे है, मिसाक़े मईशत की तरफ इशारा कर रही हैं गालिबन आप, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो काफी नालां दिखा दे रही है इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मिसाक़े मईशत की तरफ जाने की बात कर रही हैं आप, सभी को इकट्ठा करने की बात कर रही हैं? नहीं, देखिए हम तो सबके साथ बैठने को तैयार हैं। मियां साहब ने कोई टकराव की सियासत नहीं करनी। सारी जमातें जो भी पाकिस्तान की तरक्की देखना चाहती हैं, उन सबको एक पेज पे बिठा के उनके साथ बात होगी, तब जो है ये पहिया आगे चलेगा पाकिस्तान का। और ट्रूथ और रिकन्सिलिएशन की एक जो है वो एक तैयारी करेंगे। वो एक बॉडी बनेगी जहाँ पे सारे आएंगे और सबका फिर वहाँ पे जो है वो सच्चाई तक हमने पहुंचना है कि सच क्या था और झूठ क्या था, और ये मुल्क इतने नाजुक दौर में कैसे पहुंचा। ये जब तक हम इसका मुआवजा नहीं करेंगे हम आगे कैसे बढ़ेंगे। लेकिन हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं करनी। बिल्कुल आप इस वक्त पाकिस्तान को तो हमल ही नहीं हो सकता इसका, तो हम एक रिफॉर्म का एजेंडा लेके, एक नई तामीरी एजेंडा लेके तो मियां नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। और तामीर और यकीन के खास कर जमीन को वो एक बेहतरीन जिसे कहते हैं पॉलिसी देने के लिए, और बेहतरीन एक जिसे कहते हैं तरक्की की तामीर और तरक्की, डेवलपमेंट और तरक्की जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का खासा रहा है। काफ़ी काम किया गया है पिछले अदवार में, लेकिन इस दफ़ा सूरत हाल कुछ और है मैडम। इस वक्त जो माशी अशारिये हैं वो कुछ और बता रहे हैं, इंटरनेशनल जो हालात हैं वो कुछ और हैं, कुछ ब्लॉक शिफ्टिंग भी चल रही है। तो क्या प्लान क्या है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, कायद नवाज शरीफ साहब का? बिल्कुल जी, प्लान एक तो ये है, देखें कि किस तरीके से आपने जो हमारा सीपैक है वो उसको किस तरह से रिवाइज करके उसके और उसको आगे लेके बढ़ना है। पेट्रोल की और जो कीमतें हैं और जो डॉलर की जो कीमतें हैं उनको किस तरह से स्टेबलाइज करना है। इम्पोर्ट किस तरह हमने कम करनी है, एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, किसान को किस तरह से हमने फैसिलिटेट करना है, मजदूर को किस तरह से हमने जो है बेहतर जिंदगी देनी है। देखिए पॉलिसी और गवर्नेंस जो है ना वो सारी लिंक है पब्लिक की वेलफेयर के साथ। तो जो काम आप स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लैपटॉप्स हों, उनके लिए वी हैव गॉट योर पॉइंट उज़मा कारदार साहिबा, वी हैव गॉट योर पॉइंट। ब्रेक की तरफ जाना है। बिल्कुल हम आपकी बात को समझ गए। ब्रेक की तरफ जाना। ब्रिगेडियर साहब यही सवाल आपसे भी, दुनिया में हालात बदल रहे हैं, पाकिस्तान के हालात बदल चुके हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, नया बयानिया लेकर आ रहे हैं। मैडम कह रही हैं कि इकोनॉमी पर पूरा जोर है, तो क्या प्लान हो सकता है उनका? हेलो जी ब्रिगेडियर साहब, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप?
जी आवाज आ रही है। देखिए, मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि जो मैंने आपसे बात की है इससे पहले, जी जी। वो मैंने किसी इमरान खान या किसी के कंपैरिजन में नहीं की है। सही। ये गिल्ट है बाद लोगों की जो वो उस तरफ चले जाते हैं, अंदर जो गिल्ट नहीं होती। मैंने बात की है इंसाफ की, और जो पाकिस्तान के कवानीन है उसके हिसाब से बात की है। वो कवानीन अगर जिसके लिए भी इस्तेमाल हुए गलत तरीके से, वो गलत है। उसके लिए इंडिविजुअल दरमियान में नहीं आता। परसों सुप्रीम कोर्ट ने एक लिखी थी, एक मीडिया का एक केस चल रहा था, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने एक नोट लिखा था, और वो पढ़ने के काबिल है। उन्होंने रियासत जो होती है वो तमाम अदारों से, हुकूमत से और अवाम से मिलकर बनती है, और उन्होंने रियासत को दो चीज़ों से कंपेयर किया था। एक कॉन्स्टिट्यूशन था और एक रूल ऑफ लॉ था, कि कॉन्स्टिट्यूशन और रूल लॉ को मिक्स करेंगे और और इंसाफ को मिक्स करेंगे तो फिर रियासत का भला होगा, और रियासत में सारे लोग आ जाते हैं। तो मैंने जो बात की है वो किसी के कंपैरिजन से नहीं की है कि जी ठीक। पहले किसी को क्या हुआ और अब किसी को क्या हुआ। ओके। पहले जो गलत हुआ और अभी गलत हुआ तो वो गलत ही रहेगा, और राइट। ये गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया कह रही है कि गलत है, पूरे ज्यूरिस्ट कह रहे हैं कि गलत है। पॉलिटिकली अगर कोई कहेगा तो वो अपने इंटरेस्ट में, वेस्टेड इंटरेस्ट में कहेगा। दूसरी बात ये है, मेरी नज़र में ये है कि इससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट के जाने से पहले डॉलर जो था 340 रुपए का था, पेट्रोल जो था 320 रुपए पे था, पाकिस्तान का जो फॉरेन डिजिट था वो सिंगल डिजिट में 3.5 पे आ गया था। हुकूमत जो है वो PMLN और PPP और सबकी मिलके थी, और प्राइम मिनिस्टर जो था वो PMLN का था, और वो नवाज शरीफ साहब के भाई थे। ठीक। तो इसका तो मतलब है कि नवाज शरीफ साहब अपने भाई से भी सिंसियर नहीं है, कि उन्होंने शहबाज शरीफ को कोई एडवाइस नहीं दी, कोई वो लोग प्रोवाइड नहीं किए जिन्होंने रॉकेट साइंस डेवलप करनी है आके पाकिस्तान में मईशत को ठीक करने के लिए। कम से कम उनके जाने के बाद तो ये पाकिस्तान के लोगों पे एहसास हुआ कि जब वो चले गए, जब वो PMLN चली गई हुकूमत से, शुक्र है चली गई, तो कम से कम इस वक्त जो हुकूमत है उसने डॉलर को तो नीचे ले आई, एफर्ट्स हुई। उस जमाने में आप याद रखिएगा, ये हकीकत है जो मैं आपको बता रहा हूं, जी। कि इसहाक डार का स्टेटमेंट आती थी डॉलर स्मगल हो रहा है। भाई बिल्कुल। अगर स्मगल हो रहा है तो तुम यहाँ लॉलीपॉप खाने के लिए बैठे हो, स्मगलिंग को कोई नहीं रोक रहे हो। अब आपने देखा स्मगलिंग रुकी, आर्मी चीफ ने कहा कि जी हम स्मगलिंग नहीं होने देंगे। एक केयर टेकर हुकूमत है, जो स्टेबल हुकूमत नहीं होती, जिसको केयर टेकर ही होती है, उसने उसके अंडर अदारों ने भी मदद की, उससे मदद मांगी। आज डॉलर की कीमत किधर है? काफी दो हद सौ तक अस्सी कंट्रोल हो गया, नो रुपये डाउट एट ऑल, बल्कि इसका पेट्रोल की मतलब है कि कीमत उस भी। वक्त करप्शन हो रही थी। जी सर। उस वक्त भत्ता खाया जा रहा था एब्सोल्युटली। स्मगलिंग। तो अगर उस वक्त हो रही थी तो नवाज शरीफ ने क्यों नहीं एडवाइस की शहबाज शरीफ को क्यों कि भाई नहीं स्मगलिंग किया करो? तो वो जब सब कुछ। कौन सा वो लेके आ रहे हैं जिससे मजदूरों को नौकरी मिलेगी? आपका सिंगल डिजिट में वो खड़ा हुआ राइट, है, सब कुछ कौन सा? कंट्रोल आप में था। बताइए ब्रिगेडियर ना साहब, मुझे, सैयद कहाँ गजनफर अली आसमान साहब, से उतर हम रही इस है पे कोई मजीद भी चीज? बात करेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक की तरफ चलते हैं नाज़रीन, ब्रेक पर से वापस आएंगे तो इसी मौजू को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ मुल्की हालात की। एक बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है कल मीनार पाकिस्तान लाहौर में। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और काफ़ी अरसे के बाद वतन वापस आ रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, क्या बयानिया है, क्या तैयारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? करप्शन पर तो बात होती रहेगी, बात होती रही है, मेरा ख्याल है आगे भी होती रहेगी। देखिए, बयानिया क्या बयानिया है? पहले आपने खुद ही देखा, बयानिया हुआ था कि जी जन बाजवा का और जन फैज़ का जी उनका एक स्टेटमेंट आई थी, आपको पता है, लंदन से। और ये हमेशा इनकी आदत है कि अदारों को मलिन करने की कोशिश करता है नवाज शरीफ, और अदारों के खिलाफ बात करना इनकी आदत है। फिर जनाब वो चेंज हो गया, अब आ गया पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन की तरफ। ये तो खैर मतलब है, एक पार्टी है, पार्टी का मैंडेट होता है, पॉलिटिकल पार्टी को इख्तियार है कि वो जो चीज़ें हैं वो पॉलिटिकली उनको लेके आगे चले और अपना एक प्लान दे, ठीक। अपना एक विजन दे कि जी मुस्तकबिल में वो क्या करना चाहते हैं। लेकिन देखने की बात ये होती है, एक आम आदमी के लिए जो बाहर बैठा देख रहा होता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसने देखना ये रहते है कि जो उस पार्टी का जो मंशूर या जो मैनिफेस्टो या जो विजन है, मुस्तकबिल का जो विजन है, क्योंकि मैनिफेस्टो हमेशा मुस्तकबिल में देखता है, या आपकी
मैंडेट हमेशा मुस्तकबिल में देखता है, क्या वो ग्राउंड रियलिटी से मैच करता है? एक चीज। दूसरी चीज ये देखनी होती है कि उस पार्टी की माजी में परफॉर्मेंस क्या रही है। जैसे अगर आप करप्शन का बात लेंगे तो आपने देखेगा माजी में क्या रहा। अभी मुस्तकबिल को देखते हुए तो आपने देखा है इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान किस जगह पर खड़ा हुआ है, आपकी माशी कैपेसिटी कितनी है, आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो डिसबैलेंस है वो कितना है, पाकिस्तान की अपना फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से स्टैंडिंग क्या है। और अगर आपने माजी देखना है तो आपने को मैंने अदा दिया, आप 16 महीने की जो परफॉर्मेंस है पीएमएलएन की और पीपीपी की मिली जो हुकूमत थी, उसमें अगर फॉरेन ताल्लुकात फॉरेन रिलेशंस के हिसाब से निकालते हैं तो आप परफॉर्मेंस देख लें बिलावल भुट्टो की जी कौन सी पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की पोजीशन कहाँ पे क्या मजबूत हुई, क्या चीज़ हुई, किस तरह चीज। ये लोग कहते हैं कि जी सी पैक को रुक गया, सी पैक तो अभी भी निगरान हुकूमत निकल गया है। चाइनीज प्रेसिडेंट से मुलाकात हुई, उनकी कल स्टेटमेंट आई है कि हम सी पैक में फर्दर $100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे। इसका मतलब सी पैक जो है वो चलता रहेगा। तो बात यह कि जो 16 महीने में अगर आप परफॉर्मेंस देखनी है जो टोटली पुरानी हुकूमत इनकी हुकूमत की, तो वो परफॉर्मेंस आपके साथ इट इज ऑन दी पहले प्लेट पे ऊपर ऊपर है। आपकी कहाँ मीशत खड़ी हुई थी, अब इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है। आप उठा के पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक से रिलेटेड रिपोर्ट है, जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन और जो पाकिस्तान की अपना मिनिस्ट्री जो रिलीज करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जो उसको उठा के पढ़ लीजिए। तो अगर वो पढ़ेंगे माजी को और मुस्तकबिल में देखेंगे कि पाकिस्तान, तो आप बताइए फिर क्या आपको, क्या वो बयानिया जो बनाएंगे वो रियलिज्म के नज़दीक आएगा, रियलिटी के नज़दीक आएगा? मेरा ख्याल पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुश्किल हालात में खड़ा हुआ है और सबसे ज़रूरत ये है, मैं तो ये चाहूँगा कि आप ये फिलहाल इलेक्शन भूल के कोशिश की जाए कि अदारों के ताउन से और कुछ हुकूमत के ताउन से पाकिस्तान के बुनियादी पिलर जो हैं, बुनियादी सतून जो हैं मईशत के, इंसाफ के, सोशल ऑर्डर के, उनको मजबूत कर लें। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से ये मेरा ये हंच है, मेरी ये सोच कि अगर पॉलिटिकल सिस्टम कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आ जाती है और इन हालात में आ जाती है तो वो तो कॉम्प्रोमाइजेज में आ जाएगी। फिर कॉम्प्रोमाइजेज आ जाए फिर क्या होता है कि फलाने को डेवलपमेंट पे इतना दे दो, फलाने कोई भी हुकूमत हो या कोई वो क्या वो मिलिट्री के फौजी जो अपना एक परवेज मुशर्रफ की हुकूमत थी या भी थी, फिर वो किसी अपनी वायबिलिटीज में पड़ जाते हैं, अपनी कन्वीनियंस में पड़ जाते हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत ऐसी चीज की है कि जो चीजें वीक हुई हैं सोशल ऑर्डर के हिसाब से, इकोनॉमिक ऑर्डर के हिसाब से और पाकिस्तान की स्टैंडिंग के हिसाब से दुनिया के अंदर, उन चीज़ों को मजबूत करें। क्योंकि आपको पता है एक बहुत बड़ा फ़लस्तीन का मसला चला हुआ है, यूक्रेन का मसला चला हुआ है। इन चीज़ों में पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी चाहिए। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उस वक्त आए जिस वक्त आप अपने ऑर्डर जो है इस चीज़ को मजबूत कर लें और फिर आप इलेक्शन कराएं और लेवल प्लेइंग फील्ड दें सारी पार्टीज को, तभी आपका एक इफेक्टिव पॉलिटिकल सिस्टम आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे किसी भी तरीके से पॉलिटिक्स में पिक एंड चूज हुआ तो फिर आई डोंट थिंक सो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो बाकी मामलात भी बेहतर होंगे। अच्छा, उस्मा कारदार साहिबा, जिस तरह से जिन पॉइंट्स का जिक्र किया है सैयद गज़नफ़र अली साहब ने, नो डाउट एट ऑल बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर इदारे मजबूत होंगे तो ही मामलात आगे चलेंगे और बेहतर चलेंगे। तो इदारों को मजबूत करने के लिए क्या तैयारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की? माजी का जिस तरह से हवाला दिया है ब्रिगेडियर साहब ने, कुछ हक़ाइक़ हैं ऐसे? एक तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पिक एंड चूज से इनकी क्या मुराद है, कौन पिक कर रहा है और कौन चूज कर रहा है। क्या ये इदारों को मुलव्वस करवा रहे हैं, जबकि इदारों ने कह दिया कि हम न्यूट्रल हैं और हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, जो भी जमहूरी हुकूमत होगी हम उसके पीछे खड़े हैं। तो ये तो पहले तो इनसे क्लैरिफाई करवा देना ये पिक एंड चूज कर रहा है। दूसरे में इनको बिल्कुल मेरे ख्याल में ये याद नहीं रहा, इनको भूल गया है कि ये जो पिछली हुकूमत थी ये नून लीग की हुकूमत नहीं थी, ये एक मखलूत हुकूमत थी जिसमें सारी पार्टी शामिल थी। और ये जब हुकूमत लेकिन उस्मा साहिबा, कथा कलामी की माजरत, वजीर आजम तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ही थे और जो बड़े फैसले थे वो तो कायद साहब से होकर ही मशवरे करके ही। अरसलान, आपको पता होना चाहिए कि जमहूरियत में डिसीजन मेकिंग जो है वो पूरी कैबिनेट करती है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नहीं करता है।
वो उनकी कैबिनेट के तमाम मिनिस्टर्स जो हैं, तमाम जो नेशनल इश्यूज होते हैं वो उसमें लाए जाते हैं और फिर मुश्तरका तौर पे फैसले होते ठीक हैं। है। वो प्राइम मिनिस्टर अकेला तो नहीं खड़े होकर फैसले कर लेता, ठीक है। तो दूसरे लेकिन मियां उस्मा नवाज कारदार शरीफ, साहिबा, ज्यादातर मियां फैसले नवाज जो है वो शरीफ, लंदन से हो रहे थे, लंदन में बड़ी बैठकें हो रही थी, नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी नहीं, जा रहे थे। ये देखें, ये आपकी गलतफहमी है कि बातें हो रहे थे वहां से, पार्टी के फैसले वहां से हो रहे थे, लेकिन हुकूमत के फैसले वहां से नहीं हो रहे थे। अच्छा, दूसरे पार्टी मैं के आपको फैसले। बताऊं कि मियां नवाज शरीफ का जो फैसला था, अगर वो फॉलो कर लेती पार्टी तो हालात उनके लिए आज इतने मुश्किल ना होते। मियां नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को कहा था कि आप हुकूमत में जैसे ही आए, आप अगले दिन असेंबली जो है वो डिसॉल्व कर दें और इलेक्शन में जाएं। अच्छा। लेकिन उस वक्त जी हाँ बिल्कुल, और उनकी फेयरवेल स्पीच भी लिखी जा चुकी थी। लेकिन हुआ यूं कि उस वक्त चूंकि ये पीटीआई के, आपने वो 2 लीड कॉल सुनी होंगी, इनके 2 वजीर खजाना ने IMF में कॉन्ट्रैक्ट हुकूमत ने साइन करके ये लोग भाग गए, और जिसकी वजह से हम डिफॉल्ट के भाने पे पहुंच गए थे। उस वक्त रियासत को बचाने के लिए इनको बड़ी भारी एक सियासी कीमत अदा नहीं करनी उस्मा पड़ी, कारदार साहिबा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट करके भाग कहाँ गए? बिल्कुल भाग गए थे। खान साहब ने जो साइन किया था कॉन्ट्रैक्ट IMF के साथ, उन्होंने उसको कमिटमेंट को पूरा नहीं किया। उन्होंने बिल्कुल उसके बाहर उन्होंने बल्कि उल्टा उसका काम किया। उन्होंने पेट्रोल सस्ता कर दिया, उन्होंने और सब्सिडीज दे दी, जबकि IMF की कंडीशनैलिटीज आपको पता है कितनी सख्त होती हैं। वो सारी भारी कीमत जो है यहाँ पे अदा करनी तो पड़ी। नेगोशिएशंस भी तो की जाती हैं। देखिए वो ना करते तो आज डॉलर आपका 500 रुपए पे होता, आज अच्छा। आपका पेट्रोल 1000 रुपए का आपको लीटर मिल रहा होता। बहुत हमारे बुरे हालात हो जाने थे, जिसकी वजह से फिर ये हुकूमत हमारे गले पड़ी। लेकिन आप ये देखें कि मियां नवाज शरीफ 2017 में तकरीबन हम IMF को खुदाफिज कह चुके थे, अब खत्म हो गया था। और ये जो मुझे नहीं समझ आती कि ये करप्शन की जो बात करते हैं, करप्शन 2018 से लेके अब तक 16 पॉइंट और बढ़ गई है हमारे मुल्क में। करप्शन पंजाब में अरूज में थी कि गुलजार के टाइम में पूरा पंजाब अच्छा, जो था पौधा लगता है उस्मा कारदार साहबा, कुछ इस दश्त की स्याही में हमने भी वक्त गुजारा है। बात यह कि जब पौधे लगे हैं, आपको भी मालूम है क्योंकि पिछले 30, 35, 40 सालों में ये करप्शन के पौधे लगे, अब वो फलावर दरख्त हो गए हैं, बाकायदा वो कदावर दरख्त हैं, अब वो फल दे रहे हैं। इस तमाम तर्क को ठीक करने के लिए, इस तरह से सैयद गजनफरी साहब ने अभी कुछ पॉइंट्स की तरफ इशारा किया कि हमें कुछ इदारों की तरफ सोचना होगा, ये सियासत पॉलिटिकल गेम्स से निकल कर, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एक तरफ पॉलिटिकली इंगेज्ड है और डेफिनेटली उनके भी इंटरेस्ट हैं, तो ये चीज़ें तो हैं। लेकिन फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल, अवाम के लिए, इदारों की बेहतरी के लिए क्या प्लान्स हैं नून लीग के? देखिए यहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स चाहिए। आपके कुछ इदारे ऐसे हैं जिस तरह सर-ए-फहरिस्त SPR है। कौन सा मुल्क है जो कि सस्टेन कर सकता है विदाउट टैक्सेस? यहाँ पे 22-23 करोड़ का अवाम का ये मुल्क है, और टोटल आपके 17 से 18 लाख लोग जो हैं वो टैक्स देते हैं। तो हमें ये निज़ाम जो जेबों में लोगों के और जो इदारों में भी करप्शन है, उसको हमने सबसे पहले खत्म करना है। फिर हमारे मुल्क में कोई ताजिर को कहो टैक्स देने के लिए वो सड़कों पे निकल आते हैं, बिजनेसमैन को कहो वो सड़कों पे निकल आते, कोई टैक्स देने को तैयार ही नहीं है। वो सारा बोझ जो है वो सैलरी क्लास पे पड़ जाता है। तो ऐसे तो मुल्क नहीं चलते ना। हमें अपने अंदर फिर जखीरा अंदोजी आप देखें, फिर आप देखें कि मुनाफाखोरी कितनी है, और फिर ये जो स्मगलिंग, ये मैं एग्री करती हूँ कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। ये स्मगलिंग जो थी, ये उस जमाने में इसके ऊपर क्लैंप डाउन करना चाहिए था, इसको बंद करना चाहिए था कि हर चीज तो स्मगल होकर अफगानिस्तान जा रही थी, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया है। लेकिन ये हमारे इदारे जो हैं, हमारे जो एजेंसीज हैं, ये इनके ऊपर भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि सब पर जिम्मेदारी आती है। उस्मा कारदार साहिबा, हम सब पर जिम्मेदारी आयद होती है, बीइंग पर्सन, एक आम शहरी होने के नाते सब पर जिम्मेदारी आयद होती है। लेकिन अवाम ने जिनको चुन कर पिछले 30-35 सालों में पाकिस्तान को दिया, और पाकिस्तान आज जो हमारे पास है वो हमारे गुज़श्ता कल का ही आज है। यकीनी तौर पर इसमें तमाम पार्टी शामिल है, मैं पिछले दौर की भी बात कर रहा हूँ। 2017 में आपका ग्रोथ रेट 5.8 था, ठीक है। आपकी जो स्टॉक मार्केट थी वो एशिया की बेस्ट स्टॉक मार्केट थी। आपकी जो वो ग्लोबल इकोनॉमिक इंडेक्स था, उसमें आपकी 24वें नंबर पे आप थे, अब 47 नंबर पे हम आ गए।
तो आप उस वक्त देखें ना कि उस वक्त तरक्की की क्या शरह थी, आप उस वक्त पेट्रोल की क्या प्राइस थी। पिछली आप देखें जो उस वक्त पिछली उस वक्त इलेक्टेड हुकूमत आपकी थी, पिछली इलेक्टेड हुकूमत थी, उसका भी 6+ था जीडीपी। उन्होंने भी काफ़ी अशारिये दुरुस्त बताए थे, लेकिन ओवरऑल एंड रिजल्ट ये है कि आज भी आप बता रही हैं कि करप्शन बेतहाशा है और दीगर मामलात भी उलझे हुए हैं। बिल्कुल है। तो आप देखें, मुझे ये बताएं, ये इसका मतलब है तोशा कहीं खाना, कमी है ना मैडम? ये जो फॉरेन फॉरेन फंडिंग, तोशा खाना, ये अल काबिल ट्रस्ट, ये क्या है? ये इनके ये सारे ताने बाने किधर जाते हैं, किधर मिलते हैं? कौन इनमें से अपने आप को कह सकता है कि मैं सादिक और अमीर हूँ? कोई इनमें से सादिक और अमीर नहीं है। और ये जनरल बाजवा ने खुद कहा था कि मैंने एक दफा इमरान खान से पूछा कि सबसे ज्यादा सीरियस इशू क्या है पाकिस्तान का, उसने कहा कि क्रश द ऑपोजिशन। तो वो तो 4 साल तो सारी लीडरशिप ऑपोजिशन की जो थी उनको जेलों में डाला हुआ था, और वो वैसे नहीं छूट के निकले, वो उनको अदालतों से रिलीफ मिला है, क्योंकि देयर वाज नो सब्सटेंस, उनकी कोई ना एविडेंस, कुछ भी नहीं थी, कोई सब्सटेंस ही नहीं था। सारी वो राना सनाउल्लाह के खिलाफ फेक जाली मंशियात का केस किसने करवाया था? तो ये सारी बातें जो है अब इनके सामने, ये मुकाफाते अमन है जो इनके सामने आ रहा है सारा। इन्होंने इतना इतना शदीद इन्होंने, लेकिन आप देखें कि नून लीग का कोई बंदा नहीं टूटा था, किसी बंदे ने जो था अपनी पार्टी को नहीं छोड़ा। यहाँ पे तो फसली बटेरे इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द जमा कर लिए थे। ये कौन था जुल्फी बुखारी, कौन अच्छा, था ये ये इल्ज़ाम दर अकबर, इल्ज़ाम की कौन था सियासत ये, कौन था मोहतरमा। ये आपका ये जो शहबाज गिल? हमने तो कभी इनकी शक्लें भी नहीं देखी थी 2018 से पहले। इनके साथ नया पाकिस्तान बनाने चले थे इमरान खान, कि वो नजरियाती लोगों के खिलाफ, जिनको एक एक करके इन्होंने दूध में से जिस तरह मक्खी निकालते हैं, एक एक करके सबको फारिग किया। तो इसीलिए ठीक। तो उनके इर्द गिर्द को लॉयल बंदा नहीं था, और वो किसी से बात करने को तैयार नहीं थे, रवादार नहीं थे किसी से। अच्छा, ऐसी सबको ही उन्होंने बात जब हम छोटा दीगर बनाया हुआ पार्टीज़ के था। रहनुमाओं से करते हैं तब हमें वहाँ से भी सुनने को यही मिलता है। हम तो मीडिया हैं, डेफिनेटली दोनों पार्टीज़ को किसी न किसी एक नुक्ते पर, और नुक्ता पाकिस्तान ही हो सकता है। चोर डाकू तो का ये मंत्रा लोगों के दिमागों में बिठा दिया इन्होंने, और किसको प्रूव किया राइट, इन्होंने चोर? किसके खिलाफ इन्होंने सबूत लाए और वहां पे इनको सजा दी? किसी को नहीं हुई। ठीक। अच्छा उस्मा कारदार साहबा, ये मामला बड़ा तवील है, इस पर बहस भी तवील होगी, लेकिन यहाँ पर छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, इसके बाद वापस आएंगे तो इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ गुजरे हुए कल की, लेकिन गुजरा हुआ कल जो है वो गुजर गया है। आज जो मौजूद है हमारे हाथ में है और इसी से हमारा कल बुना जाएगा। तो यहाँ सियासी रस्सा कशी जारी है पाकिस्तान में, और दुनिया में तहजीबों की जंग के दहाने पर इस वक्त बहुत सी कौमें खड़ी हैं, बहुत सी तहजीबें खड़ी हैं, और मामला बहुत सख्त हो चुके हैं। ब्रिगेडियर सैयद गज़नफ़र अली साहब, जो फ़लस्तीन में इस वक्त जारी सूरत हाल है, इसको किस तरह से देखते हैं और हमें इसमें क्या किरदार अदा करने की ज़रूरत है? क्लैरिफाई कर लूँ कि आप उलमा साहब कह रही थी कि जी आप अदा वो अपना पिक एंड चूज का क्या मतलब है। तो याद रखिएगा कि इलेक्शन कराने में सबसे बड़ा रोल जो होता है इलेक्शन कमीशन का होता है, और इलेक्शन कमीशन का किरदार जो अब तक है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं रहा। तो मैं जो रेफर कर रहा हूँ वो उसी हिसाब से रेफर कर रहा हूँ। ठीक। और पिक एंड चूज जो है ये एक टर्म है, ये स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती। ये एक सियासत में या बाकी चीज़ों में एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसके मायने स्पेसिफिक नहीं होते, एक जर्नलिटी में होते हैं। वो समझने की ज़रूरत है, सही। लेकिन लोगों को समझ आता नहीं है उस चीज़ को, मुश्किल ही है। ठीक। दूसरी चीज़, पैलेस्टाइन का जो मामला, मैं आपसे यही कह रहा था कि जो पैलेस्टाइन के अंदर जो इस वक्त जुल्म हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, वो उसको दुख की बात यह है कि वो आज की नहीं है, वो 122 साल का मुकदमा है। यानी 1897 में पहले ज़ियोनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी, और 2 नवंबर 1917 को बरतानिया ने ख़त लिखा था रॉस चाइल्ड को, बरतानियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने, बेलफोर ने, और उसमें उसने कहा था कि हिज मेजेस्टीज गवर्नमेंट, यानी बरतानिया की शाही हुकूमत आपको ये इंश्योर कराती है कि हम यहूदियों के लिए स्टेट कायम करेंगे और मुसलमानों को मार के रहेंगे। तो आज वो आपको पैलेस्टाइन के अंदर होता नजर आ रहा है। और जब गाजा पे बमबारी, अस्पताल पे बमबारी हुई, तो वहां पे जो बाइडेन जाके नेतन्याहू को शाबाश दे रहा था। आज उनका यहूदियों का दूसरा जूते चाटने के लिए बरतानिया का हिंदू प्राइम मिनिस्टर भी वहां पहुंच गया। तो यानी लोग मर रहे हैं, लोगों के ऊपर जुल्म हो रहा है, अस्पतालों में अस्पताल ख़त्म हो रहे हैं, वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, कुछ नहीं है। और आप देखिए बड़ी ताकतों का रोल आपको नज़र आ रहा है।
वो तो चलो है ही। आप मुसलमान ममालिक का रोल देख रहे हैं ना, ओआईसी का कल इजलास होता है और वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी वो जो है ये अपना इसराइल जो है वो जंगी जराइम कर रहा है। देखिए इसराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो एक प्लान के तहत हो रहा है। उस 25 किलोमीटर की टेरिटरी को उन्होंने बर्बाद करके रखना है और जितने फलस्तीनियन रह रहे हैं, फलस्तीनी वहां पे रह रहे हैं, उन सबको उन्होंने सफाई हस्ती से मिटाना है। और ये अमेरिका का प्लान है और बरतानिया और जर्मनी और फ्रांस का प्लान है। ये बड़ी अमेरिका इसमें शामिल है, CIA इसके अंदर शामिल है, मुसैद इसके अंदर शामिल है। अमेरिका ने यह सोचा हुआ है कि इजराइल के जरिए फलस्तीन पे कब्जा करवाएगा। ये बुश का प्रोग्राम था, ये बाराक ओबामा का प्रोग्राम था, ये जो बाइडन का प्रोग्राम। इनको इतनी शर्म नहीं आती बड़ी ताकतों को जो अपने आप को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहते हैं कि वहां पे दवाइयां नहीं है। देखिए जो शहीद हो गया वो तो शहीद हो गया, मर गया जो मर गया, जो फास्फोरस से बॉडी जल गई, जो बेचारे जख्मी हैं, जिनकी टांग कट गई है, हाथ कट गई है, जिनके पेट फटे हुए हैं, अंतड़ियां निकली हैं, उनके लिए वो सिसक सिसक के मर रहे हैं। और वो जो बाइडन तालियां बजा रहा है, बेशक वो बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर तालियां बजा रहा है, फ्रांस का प्राइम मिनिस्टर तालियां बजा रहा है, दुनिया हंस रही है, दुनिया मुस्लिम ममालिक पे हंस रही है। मुस्लिम ममालिक सिर्फ इस चीज में लगे हुए हैं कि स्टेटमेंट दे दो। यानी वहां पे 3 किस्म के क्राइम हो रहे हैं। एक कलेक्टिव पनिशमेंट हो रही है कि आपने बिल्डिंग पे बम मारा 200 पाउंड का, मर गया, लोग रबल के नीचे दब गए। दूसरा वहां पे एट्रोसिटीज ऑफ जेनोसाइड हो रही है, जेनोसाइड हो रहा है मुसलमानों का। और तीसरे एथनिक क्लिनजिंग हो रही है। और ये एक अपार्थाइड रजीम है, एक दहशतगर्द रजीम है, एक नस्ल परस्ती है। नस्ल परस्ती अमरीका की, बरतानिया की और नस्ल परस्त हुकूमत नेतन्याहू मुसोलिनी हिटलर जो है, जो हिटलर उसकी हुकूमत है। तो दुनिया के अंदर इस वक्त जो कुछ हो रहा है वो बहुत तकलीफ दे है पैलेस्टाइन में। बेशक लेकिन दुख बहुत की तकलीफ उससे दे है, बड़ी दुख की ये तो हकायक हैं सैयद गज़नफ़र अली साहब। लेकिन ये तो एक अरसे से देखती आ रही है, जो 57 ममालिक की तंजीम है OIC, वो भी और बाकी दुनिया भी देखती आ रही है। तो आखिर करना क्या होगा? अगर ये सिलसिला पिछले 100 साल से ऐसे ही चलता आ रहा है तो क्या आगे भी ऐसे ही चलेगा? जो करना होगा वो कर नहीं रहे। मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 122 साल से ये हो रहा है। 82 में शबीरा और शतीला लेबनान के 2 विलेज में 25,000 फलस्तीनियों को मार दिया गया था। क्या हुआ? बाराक ओबामा के ज़माने में अमेरिका इजराइल ने क्लस्टर बम लाइव टेस्टिंग की फलस्तीन के ऊपर। क्या हुआ? तो जो होना चाहिए वही तो नहीं हो रहा, यही तो रोना है। जो होना चाहिए वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से, ये ज़ियोनिज़्म है। ज़ियोनिज़्म बिलीव करता है दहशतगर्दी पे। ये लवर्स ऑफ ज़ियोनिज़्म है, ज़ियोनिस्ट है ये। जी हाँ। इनका मतलब है दहशतगर्दी। तो जो उन्होंने दहशतगर्दी करनी है और फलस्तीन को तबाह करना है वो तो हो रहा है। जो उस तबाही को रोकना है, जो जिम्मेदारी है हम मुसलमानों की, जो जिम्मेदारी है मुसलमान हुकूमतों की, वो बजाय इसके कि उस लड़ाई को रुकाएं, रोकें, उसके अंदर फिजिकल कूदें, उसके अंदर इसराइल को मजबूर करें, उससे उसके जो इकोनॉमिक चीज़ें हैं उनको कर्टेल करें, उससे सफारती ताल्लुकात मुनक़ता करें। आप उसको कहें कि अगर ये ना हुआ तो हम अपनी फौजों को लेके जाएंगे, वो ताकि इसराइल के ऊपर वो प्रेशर तो उसके ऊपर नहीं आ रहा। वो तो जो बाइडन बैठा हुआ है वो कह रहा है मारो जितना मारो। तो जो हमारे ममालिक है, आपने देखा, मैंने कल 13वें दिन इजलास हुआ है इस्लामी ममालिक का। आप मुझे बताएं, 13 दिन इसराइल को इजाजत दी गई मुसलमान ममालिक की तरफ से भी कि जी मारो जितना मार सकते हो। अब ईरान स्टेटमेंट्स देता है, टर्की स्टेटमेंट्स देता है, ये मजबूत ममालिक हैं जिससे ईरान भी डरता है, जिससे कौशन अमेरिका भी होता है। लेकिन वो भी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो एक लफ्जी लड़ाई से इस मसले का हल नहीं निकलेगा। ठीक। इस मसले का हल बातचीत से तो निकलेगा, पॉलिटिकल तौर पे तो निकलेगा, लेकिन मिलिटरीली आपको कंपेल करना पड़ेगा या डिप्लोमेटिकली आपको कंपेल करना पड़ेगा इजराइल को। जब मुसलमान ममालिक एक जगह इकट्ठे खड़े नजर आएंगे। ठीक। आप देखिए ना, इसराइल से ताल्लुकात बन रहे हैं। आपने पिछली दफा खबरें नहीं पढ़ी? बहरीन की खबर है, UAE की खबर है। इवन आपने देखा कि रियाद में एक वफ्द आया हुआ था इसराइल ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर का। उसने एक तस्वीर भी वायरल की थी कि वो अपना उसका अपनी प्रेयर का लिबास पहन के, ऊपर वो काली सी टोपी पहन के सामने तौरात पढ़ रहा है। पीछे उसने खिड़की से रियाद का मंजर जो है वो दिखाया हुआ है। और वो वाशिंगटन पोस्ट में खबर, वो तस्वीर छपी है। मैसेज उसने
दुनिया को ये भेजा है कि हम जिस मुल्क में आना चाहते थे और जहाँ का वो हम पाँव अपने गाड़ना चाहे वो हमें मिल गया है। प्रिडिक्टिव सो प्रोग्रामिंग का मतलब जिक्र कर रहे हैं गालिबन आप सैयद गजनफर अली साहब। 50-50 साल 100-100 साल की प्लानिंग करके तैयारियां करके लोग काम कर रहे हैं दुनिया में और बाकायदा उस पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। गजा की सूरत हाल हमारे सामने, ये उसी एरिया की बात कर रहे हैं जो वो हासिल करना चाहते हैं एक अरसे से। हमें भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, वो तो बाकायदा इल्हामी उलूम और दुनिया के उलूम, सितारों के उलूम, सभी उलूम को यकजा करके रिसर्च करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम क्या करते हैं सर? असल में तो हमारी प्लानिंग, हम देखिए ना, आप कहते हैं हमें इकोनॉमिकली मजबूत होना चाहिए। आप मुझे बताएं, जो इकोनॉमिकली मजबूत ममालिक हैं, हम तो चले इकोनॉमिकली मजबूत नहीं है और बहुत सारे मुसलमान ममालिक हैं, लेकिन जो इकोनॉमिकली मजबूत ममालिक हैं, इंडोनेशिया है इकोनॉमिकली स्टेबल है, मुस्लिम मुल्क है। सऊदी अरब है इकोनॉमिकली स्टेबल है, मुस्लिम मुल्क है। यूएई है, 4 रियासतें हैं इकोनॉमिकली स्टेबल है। मलेशिया है इकोनॉमिकली, टर्की है इकोनॉमिकली, मतलब इकोनॉमिकली स्टेबल ममालिक जो है, अगर आप ये कहते हैं कि इकोनॉमी मजबूत होगी तो अपने आप की जी? पॉलिसी को आगे चला सकेंगे तो जो इकोनॉमिकली वायबल ममालिक है मजबूत, वो क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट, पाकिस्तान ने तो बिजनेस बैंड नहीं इंटरेस्ट। ज्वाइन करनी है, मतलब कोई अलायंस ज्वाइन करनी है। पाकिस्तान ने तो डिप्लोमेटिकली प्रेशर कर सकता है, स्टेटमेंट के जरिए प्रेशर, लेकिन जब एक इतनी बड़ी तंजीम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज, वो क्या कर, वो तो कुछ नहीं कर रही ना। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा हूं कि 2 तस्वीर हैं जो उन्होंने यहूदियों ने करना है, और यहूदी क्रिश्चियन नेक्सस जो है, जो न्योकॉन का और यहूदिया, जो न्योकॉन का और जियोनिस्ट का नेक्सस है। न्योकॉन भी दहशतगर्द हैं, जियोनिस्ट भी दहशतगर्द हैं। जियोनिस्ट जो है वो इजराइल में है, न्योकॉन जो है वो बाकी दुनिया। वो जो करना है वो तो कर रहे हैं, लेकिन जो उसके काउंटर में मुसलमान ममालिक में या मुसलमान ताकतों को करना चाहिए, क्या आपको वो होता नजर आ रहा है? और चूंकि वो होता नजर नहीं आ रहा है, इसलिए इजराइल मारे जा रहा है और मारेगा और उसका ये अच्छा, एक और रुख भी है, क्योंकि आपने भी जिक्र किया और दुनिया देख रही है कि हर तरफ मिसाइल चल रहे हैं, उधर भी चल रहे हैं, यूक्रेन में भी चल रहे हैं। तो ये फैक्ट्रीज भी तो इन्हीं चाइना, रशिया, अमेरिका और इसराइल और यूक्रेन और इन्हीं की हैं। जितना चलेगा असलाह उतना इनका असलाह बनेगा। तो ये बिजनेस स्ट्रेटजी भी है। ये तो अमेरिका की बिजनेस स्ट्रेटजी है ना। मेन डोनर तो इजराइल का अमेरिका है। अभी भी आज अखबार में आपने तस्वीर देखी होगी, आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, वो जा रहे हैं। बरतानिया ने कहा है हम हथियार भेजेंगे। अब 25 किलोमीटर की पट्टी है, उस पट्टी के ऊपर हर फुट के ऊपर टैंक खड़ा हुआ है और हर आधे फुट पे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर खड़ा हुआ है। उसके पीछे 3,60,000 के रिजर्विस्ट खड़े हुए हैं और वो अपना गजा को फतह करने के लिए तैयार है। तो बात यह है कि वो तो उनका तो बिजनेस चलेगा, लेकिन वो अमेरिका जो इजराइल को हथियार देता है वो उससे पैसे नहीं लेता। अमेरिका, वो अमेरिका इजराइल को हथियार डोनेशन के तौर पे देता है। एक ही तो बात है, बिजनेस तो वो हमारे साथ करते हैं, बाकी ममालिक के साथ। वो तो घर की चाइना बात है ना आपको सर। पता है किसी आर्म कन्फ्रंटेशन में पड़ता नहीं है। रूस जो है वो यूक्रेन की वजह से फंसा हुआ है। तो पीछे फिर क्या रह गया? आप मुझे बताएं। इजराइल के लिए खुला मैदान है और उस खुले मैदान का रिजल्ट आप देख रहे हैं, कोई बोल नहीं रहा, कहीं से कोई चीज नहीं जा रही, तो वो मारे जा रहे हैं और मारते रहेंगे। अब हम कहते हैं कि जी वो हमास ने रॉकेट फायर कर दिए। आपको पता है हमास के रॉकेट किस तरह के हैं? वो पाइप लेके उसके अंदर एक्सप्लोसिव डालते हैं और उसके जरिए वो रॉकेट बना सर एग्जैक्टली तकरीबन साल डेढ़ पहले जब हमास ने ये बाकायदा लॉन्च किए थे, हमने इसको ब्रेक भी किया था और ये आज उसमें काफ़ी डेवलपमेंट भी हो गई है। बहरहाल वो अब मिसाइल ज़रा अच्छे लेवल के हो गए और वो इफेक्टिव भी हैं। बहरहाल ये तो सूरत हाल है ही। फिर वहीं बार बात आती है कि OIC इफेक्टिव नहीं है तो फिर वो OIC ही रहेगी सर। सर आपने देख लिया ना वो कुछ हो। आप मुझे बताइए ना, 13वें दिन इजलास होता है, सिर्फ ये कहा जाता है कि जंगी जराइम है जी इजराइल ने कर दिए। तो वो तो सबको पता है इजराइल जंगी जराइम कर रहा है। वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल, कोलेटरल डैमेज करना, जेनोसाइड करना, अपार्थाइड करना, एथनिक क्लिनजिंग करना, ये तो जेनेवा कन्वेंशन के अंदर वॉर क्राइम्स हैं। लेकिन क्या इन वॉर क्राइम्स की कोई अकाउंटेबिलिटी है? क्या कोई मुल्क इनको लेके जाएगा? कल एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी एक रिपोर्ट छापी है कि जी वॉर क्राइम्स हो रहे हैं अपना एग्जैक्टली जर्मनी एयरपोर्ट पर जब तैयारा रुका है तो जो बाइडन से भी किसी सहाफी ने सवाल पूछा और वो गोल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करके चले गए। जवाब तो नहीं दे सकते ये लोग। तो जो बाइडन तो वहां पे उनको थपकी लगा रहा है। मैं आपसे कह रहा हूँ शाबाश। आप देखिए जो बाइडन के जब नीचे उतरता है, जिस तरह वो नेतन्याहू को मिलता है, तो आप उसका हाथ पीछे से देखिए कि वो किस तरह उसको पैट कर रहा है कि वेल डन, तो आपने 4,000 फलस्तीनी मार दिए हैं, आधा गाजा तबाह कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि वो खुद यहूदी है। तो एंथनी ब्लिंकन ने क्या कहा उस जगह? आई एम ऑल्सो ज्यू।
सो कहने का मतलब ये ज्यूइश साबित जो आप यही जो कह रहे अच्छा, हैं ना ज्यूइश कि हैं, जो आपने उन्होंने ज़ायनिज़्म का भी करके जिक्र हमने किया, तो सॉरी टू कट यू ऑफ सर, वक्त थोड़ा सा रह गया है। ज़ायनिज़्म का भी जिक्र किया आपने, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर जिसे कहते हैं, मलहमतुल कुबरा कह लें या आर्मगेडॉन कह लें, तो इसकी तैयारी होती हुई दिखाई दे रही है आपको, कुछ सफ़ें बनती हुई दिखाई दे रही हैं? मेरे ख्याल फिलहाल तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ नहीं जाएगी, क्योंकि ठीक। इसराइल का एक ऑब्जेक्टिव जो है वो गाजा को फतह करना है और सारे फलस्तीनियों को मारना है, और वो ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव होता नजर आ रहा है। और उसके ऊपर, उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर अमेरिका पीछे खड़ा हुआ है, बरतानिया खड़ा है, जर्मनी खड़ा है, फ्रांस खड़ा है, वो सारे मिलकर गजा को और फलस्तीन सही। को फतह कर लेंगे। उसके बाद जो है वो जब ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा और कोई और मुल्क उसके अंदर नहीं कूदेगा तो फिर कन्फ्रंटेशन का कोई लेकिन ये इसका एक असर जरूर होगा, जैसे नेटो की फैसिलिटीज पे हमला हुआ है ना टर्की में, और जी। इस तरह बहुत सारे और ममालिक में, और दुनिया के ममालिक को ये रेल है, जैसे स्पेन की स्टेटमेंट आई है, साउथ अफ्रीका में स्टेटमेंट आई है। तो ये चीजें जो दबी हुई तंजीमें हैं ना बाकी ममालिक में, वो रिएक्शन के तौर पर उन मुल्कों में उभरेंगी और इससे उन मुल्कों की सूरत हाल भी खराब होगी। सही। जनाब ब्रिगेडियर राय सैयद गज़नफ़र अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उज़्मा कारदार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा, हमारे साथ मौजूद थी। सियासत और सच के आज के प्रोग्राम में हमने कुछ तो पॉलिटिकल जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान के, उस हवाले से बात की। 21 अक्टूबर बड़ी तारीख आ रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए, उनके बयानिए के हिसाब से एक बहुत बड़ी तारीख है और बहुत बड़ा कोई तहलका मचने जा रहा है पाकिस्तानी मईशत में भी, पाकिस्तान में भी। बहरहाल कुछ ये सूरत हाल है, और जो असल सूरत हाल है वो मुल्क से बाहर है। और इस वक्त जो फ़लस्तीन की सूरत हाल है, जो गज़ा की सूरत हाल है, जो वहाँ पर हालात हैं मुसलमानों के, उस पर OIC का किरदार है। और न सिर्फ OIC का बल्कि फ़र्द वाहिद का जो किरदार है, जो मुसलमान दुनिया भर में बसते हैं, हर फ़र्द का किरदार है, उस पर सवालिया निशान उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। हमें अपनी वैल्यूज़ को रिव्यू करने की ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम सियासत और सच से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने कहबा।